So we are taking a fire insurance today. मैं आपको फायर इंश्योरेंस स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट देता हूं फायर इंश्योरेंस का। देखिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में मीन्स 2023-24 इंडियन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 25,666 करोड़ का फायर इंश्योरेंस बिजनेस किया इंडिया में। ये जो बिजनेस किया ये 7.27% की ग्रोथ रेट से किया, यानी कि जो 22-23 का जो बिजनेस था वो था 23,936 करोड़। इसके अगेंस्ट में किया 25,666 करोड़ एंड 7.27% ग्रोथ इज गुड इन फायर इंश्योरेंस। लेकिन इसी के साथ इसमें क्या हुआ कि क्लेम रेशो जो कि 58% था 22-23 में, वो 23-24 में बढ़कर के 78% हो गया। यानी जितनी ग्रोथ रेट थी उससे ज्यादा क्लेम की रेट बढ़ गई। अब फायर का जो टोटल पोर्टफोलियो है इंडिया में वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का केवल 9% है, इन 1 डिजिट, नॉट इवन 10%। ये 9% जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है फायर का, वो होता है 25,666 करोड़, क्योंकि टोटल बिजनेस 2.9 लाख करोड़ है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इससे इंडियन जनरल इंश्योरेंस की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्टेड हो गई। कैसे देखिए, क्लेम रेशो बढ़ा 58% से 78%, प्रीमियम बढ़ा 23,000 करोड़ से 25,000 करोड़, फायर इंश्योरेंस बढ़ा 9% टॉप से 2.9 लाख करोड़ का। तो रीइंश्योरेंस की डिमांड ये आई कि देयर शुड बी हायर प्रीमियम्स फॉर हाई रिस्क प्रॉपर्टीज लाइक इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। और जब रीइंश्योरेंस अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को भी बढ़ानी होती है। तो रीइंश्योरेंस ने प्राइस बढ़ाई तो उनका कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम्स में राइज 10-20% ड्यू टू मेजर क्लेम्स। अब इंश्योरेंस के सामने क्या समस्या है कि वो आईआईबी से लोअर रेट चार्ज नहीं कर सकते। दिस इज ए बेंचमार्क। All insurers of India are restricting on insurance and reinsurance rates below IIB benchmark, लेकिन हो नहीं सकता। तो जब भी कभी बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ता है सिर्फ उससे वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ जाती। प्रॉफिटेबिलिटी तब बढ़ती है जब उस पर की क्लेम रेशो भी मेंटेन रहे। यहाँ क्लेम रेशो ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ा। The overall industry has been impacted by the profitability and resultantly the premium rates are increasing. और फायर इंश्योरेंस एक ऐसी क्लास है जिसमें कि सारे जनरल इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, प्रॉक्सिमेट कॉज, इंडेमनिटी एंड इनवन इंडेमनिटी की जो 2 कॉरोलरीज हैं, सब्रोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, सभी अप्लाई होते हैं।
एंड सरप्राइजिंगली वो दोनों या सारे ही प्रिंसिपल्स दोनों ही स्टेज पे लागू होती हैं, एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम्स ऑल्सो। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि आज की डेट में पॉलिसीज हैं कौन सी अवेलेबल, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली वन एंड ओनली पॉलिसी दैट वाज नोन एज स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी। लेकिन ये सीनरियो 1 अप्रैल 2021 में जाके चेंज हो गया, जब IRDA ने 2-3 नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। When right from the beginning of the fire insurance, when only 4 subsidiaries of PSUs were there, since then, for all property insurance was insurable under the fire insurance, standard fire and special peril policy only. प्राइवेटाइजेशन भी आपको मालूम है 2000 में हो गया था। 2000 के भी 21 साल बाद 2021 IRDA came out with 3 new policies: भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा। अब ये तीनों ही बहुत इम्प्रोवाइज पॉलिसी है, बहुत ज्यादा। इन्होंने फायर इंश्योरेंस की सूरत बदल के रख दी। लेकिन इसमें एक हार्ड एंड फास्ट पैरामीटर तय किया गया कि जो कॉमर्शियल 2 पॉलिसी हैं, सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, उनमें सम इंश्योर्ड की लिमिट डिसाइड करेगी कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी। ये आज भी मेंटेन है, सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको मेंटेन कर रही है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो आज के डेट में 4 पॉलिसी अवेलेबल है, लेकिन इनमें भारत गृह रक्षा पॉलिसी जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रेजिडेंशियल हाउसेस। बाकी ये तीनों पॉलिसी कॉमर्शियल यूनिट्स के लिए। जब हम कॉमर्शियल यूनिट्स की बात करते हैं तो एक दुकान से लेकर के कॉर्पोरेट हाउस तक सब कॉमर्शियल यूनिट्स में आता है, चाहे वो माइक्रो यूनिट हो या स्मॉल एंड मीडियम एंड यूनिट एंटरप्राइजेज हो या फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो या बिग कॉर्पोरेट हो, दे आर ऑल इंश्योरेबल अंडर any of these 3 policies: भारत सूक्ष्म उद्यम, भारत लघु उद्यम और फायर एक्सटर्नल फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी। अब क्योंकि ये पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए क्लैरिटी लाने के लिए, कवरेज बढ़ाने के लिए, तो ये आज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है सारी इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और सारे जनरल इंश्योरर्स इनको यूज कर रहे हैं। फायर इंश्योरेंस का ऐसा सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा है, और अगर देखा जाए तो नॉन लाइफ कैटेगरी की सबसे बड़ी पॉलिसी में आती है फायर इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, फर्नीचर, पिक्चर्स, गुड्स इन स्टोरेज, गुड्स इन ओपन, पाइपलाइंस, यूटिलिटीज, ये सब इंश्योरेबल है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर का एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन फायर अपने आप में एक ऐसा पैरल है जिसमें कि इंश्योरेंस बैलेंस में देखा जाए तो 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं फायर से लॉस हो रहा तो उसमें एक्चुअल इग्निशन भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि वो सडन और एक्सीडेंटल होना चाहिए, और वो भी देखा जाएगा कि उस चीज को लॉस हुआ जो कि पहले से सेफ थी, पहले से जली हुई नहीं थी या फायर से डैमेज नहीं थी। क्योंकि फायर एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को हो सकती है। उसके लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। फ्यूल के लिए हर चीज फायर का फ्यूल है, आप ये मान लीजिए। हर चीज से मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स, वेपर्स, गैसेस। अब सॉलिड्स में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं: वर्ड्स, फैब्रिक, सिंथेटिक मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल, पेपर्स। लिक्विड में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं: फ्लेमेबल लिक्विड्स, पोटेशियम क्लोराइड्स, अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग फ्लेम, स्पार्क, स्पॉन्टेनियस इग्निशन। तो सोर्स इसका बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं कि फायर से जो चीज चल गई केवल उसी का क्लेम मिलेगा।
ये गलत है कॉन्सेप्ट, क्योंकि फायर की प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मान लिया किसी यूनिट में आग लग गई तो उसका पहला काम फायर ब्रिगेड को बुलाना होता है, या उनके पास जो भी फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्लायंसेस हैं उन सभी का यूज़ करना होता है, जिससे फायर को कंट्रोल किया जाए। अब इस प्रोसेस में स्मोक डैमेज भी हो जाते हैं, वाटर डैमेज भी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डेमोलाइज भी हो जाती है फायर ब्रिगेड से बचाने के चक्कर में, फायरमैन से भी डैमेज हो जाते हैं while executing their duties। आग लगी हुई है, सामान उठा के रखा जा रहा है, वो भी डैमेज हो सकता है, तो रिमूवल में भी बर्निंग से लॉस हो जाता है। फायर से एक दो दीवारें गिर जाती हैं तो और जहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो सामान रखा हुआ है वो भी डैमेज हो सकते हैं। अब ये सारे लॉसेस उस प्रोसेस का पार्ट है जो कि आग को कंट्रोल करने या आग को आगे बढ़ने से रोकने या आग को बुझाने में की जा रही है। इसका मतलब है सभी पेबल है और ये सारे फायर लॉस में पेबल हो जाते हैं। इनके लिए इंडिविजुअली ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये तो पानी से डैमेज हुआ है, आग से डैमेज नहीं हुआ। अब पानी तो फायर को बुझाने में यूज हो रहा था ना, उसी से डैमेज हुआ है। लेकिन फायर का जब भी कोई प्रपोजल आता है तो अंडरराइटर उसको बहुत सारे फैक्टर्स पर इवेल्युएट करता है, एंड व्हेन दे आर इवेल्युएटिंग दोज प्रपोजल्स दे सी नंबर ऑफ फैक्टर्स। What is the construction of the structure? What is the occupancy, nature of flooring, height, floor and wall openings, exposures, lighting, heating and power system, place or situations, protection system. If at all there was a loss in the previous history, what was the time of loss? These all factors are relevant to evaluate the proposal and to rate the proposal. इनमें से एक भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑक्यूपेंसी मान लिया, फैक्ट्री किसकी है? सीमेंट बनता है, पेपर बनता है, फायर वर्क बनता है, ऑयल बनता है, मटेरियल बनता है, क्लॉथ बनता है। क्या है ऑक्यूपेंसी? क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर? क्या है? So every factor becomes important. An underwriter has to see all these aspects before rating the proposal, because the risks are classified into various classes according to factors affecting fire risk. अब क्योंकि इन पॉलिसियों के आने से पहले मिस सेलिंग बहुत थी फायर कैटेगरी, उस मिस सेलिंग को कंट्रोल करना IRD के लिए तब भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सका, क्योंकि अभी ये जो नई पॉलिसियां लागू हुई हैं उनमें कुछ ऐसे क्लॉज लगाए गए जो कि पिछली पॉलिसियों में कभी नहीं थे। पिछली पॉलिसी में लैंग्वेज भी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, क्लैरिटी भी नहीं थी, कवरेज भी पूरा नहीं था, सम इंश्योर्ड निकालने का कोई पैटर्न भी नहीं था। ये सब कमियां दूर की गई और इन दोनों पॉलिसी में ये कमियां अब अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों पॉलिसियों में एक ही चीज़ है कि सम इंश्योर्ड के हिसाब से पॉलिसी अप्लाई होगी, उसमें इंश्योर्ड का कोई रोल नहीं है। कंपनी का सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली डिसाइड इफ द सम इंश्योर्ड इज एक्सीडिंग द लिमिट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट पॉलिसी। लेकिन इसके आने से एक नई समस्या हुई, वो ये कि कुछ कंपनियां फायर इंश्योरेंस का कवरेज अपने पैकेज पॉलिसी में दे रही थी, और नॉर्मली आपने देखा है कि पैकेज पॉलिसी जब भी बनती है तो उसका पहला सेक्शन फायर इंश्योरेंस का होता है, जिसको कि वो मैंडेटरी कर देती है। जब आपको ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि पहला सेक्शन आपको लेना ही लेना है और वो फायर का सेक्शन है, तो आपने फायर तो लेना ही लेना है, और बाकी सेक्शन आपकी चॉइस के हिसाब से हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हैं, लेकिन फायर आपको लेना ही लेना है। अब जब आपने फायर सेलेक्ट कर लिया तो पॉलिसी तो पैकेज पॉलिसी है,
लेकिन उसमें भी सूक्ष्म उद्यम लागू होगी, लघु उद्यम लागू होगी, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिंग पॉलिसी लागू होगी, ये भी ऑटोमेटिक सम इंश्योर्ड डिसाइड कर देगा। कैसे करेगा? ये सम इंश्योर्ड का पैरामीटर लागू हो जाएगा। सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक है तो सूक्ष्म उद्यम, 5 से 50 करोड़ तक है तो लघु उद्यम, 50 करोड़ से ऊपर है तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिंग पॉलिसी। और ये सम इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन के हिसाब से दिया जाएगा। वो कैसे? बिनानी सीमेंट के बेंगलोर में मान लिया 2 प्लांट लगे हैं, तो दोनों के लोकेशन अलग अलग है। फायर पॉलिसी लोकेशन स्पेसिफिक है, दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी देनी पड़ेगी, एक पॉलिसी में तो काम चलेगा। तो वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन, और वो एक लोकेशन का सम इंश्योर्ड कितना उस हिसाब से पॉलिसी डिसाइड हो जाएगी। अब इसमें पॉलिसी में, एक ही पॉलिसी में फायर की में कोई इंडस्ट्रियल रिस्क है उसकी रिस्क कर सकते हो आप इंश्योर। इंडस्ट्रियल जहाँ पर कि आउटपुट होता हो, टर्नओवर होता हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती हो। कोई नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है उसको भी आप इंश्योर कर सकते हो। जैसे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ भी नहीं होता लेकिन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है, दैट इज ऑल्सो इंश्योर्ड। अगर कोई सिर्फ गोडाउन है, चाहे वो ओपन में हो या क्लोज हो, तो भी आप फायर पॉलिसी में इंश्योर कर सकते हैं। और ओनली यूटिलिटीज हैं, पाइपलाइंस हैं, टैंक्स हैं, उनका भी इंश्योरेंस फायर नहीं होगा। सो फायर इंश्योरेंस हैज गॉट वेरी बिग स्कोप। और इन दोनों पॉलिसियों के आने से मेजर चेंजेस भी हो गए, क्योंकि 12 से बढ़ के 14 पैरल हो गए हैं। कोई पैरल डिलीट नहीं होगा, सम इंश्योर्ड डिसाइड करेगा कौन सी पॉलिसी देनी है। कंपल्सरी एक्सेस फिक्स कर दिया है। सूक्ष्म उद्यम में 5000 रुपीज एन ईच क्लेम, लघु उद्यम में 5% ऑफ ईच क्लेम सब्जेक्ट टू मिनिमम 10,000। टेररिज्म के केस में कंपल्सरी एक्सेस डिफरेंट हो जाएगा। मिनिमम प्रीमियम लिमिट 500 प्लस जीएसटी सूक्ष्म उद्यम के लिए और 1000 प्लस जीएसटी लघु उद्यम के लिए। तो ये जो चेंजेस हुए इन सबका बेनिफिट किसको मिला है? इंश्योर्ड को। 12 से बढ़ के अगर 14 पैरल हो रहे हैं तो बेनिफिटेड कौन है? बेनिफिशियरी कौन है? इंश्योर्ड। और एक और बेनिफिट दे रहे हैं इंश्योर्ड को कि आपकी फायर की पॉलिसी की डेफिनेशन हम बढ़ा रहे हैं। अगर आपका लॉस है ओन फर्मेंटेशन या नेचुरल हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन से होता है, तो भी हम फायर को क्लेम पे करेंगे। जबकि ये पहले नहीं था, ये पहले एड ऑन कवर में था, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता था इसका। तो IRDAI ने जितने भी डिसीजन लिए वो सब पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में लिए, जिससे कि प्रोडक्ट पॉपुलर हो, प्रोडक्ट की डिमांड आए, इंश्योरेंस कंपनियों के पास खुद इंश्योरेंस कंपनियां उसको डिमांड को पूरी करें। आप देखिए जनरल इंश्योरेंस आज भी पुश प्रोडक्ट है, फुल प्रोडक्ट नहीं। इसको बेचा जाता है, खरीदना नहीं आता। खरीदना तो उसी को आते हैं जो मैंडेटरी। मोटर इंश्योरेंस का चालान हो जाएगा अगर बीमा नहीं कराओगे तो खरीदने आ जाता है कस्टमर। फायर इंश्योरेंस तो कोई खरीदने नहीं आता, आपको जाना पड़ता है। तो इतने बेनिफिट्स कस्टमर को दो जिससे कि उसे लगे कि हाँ ये बीमा जरूरी है, इसको लेना चाहिए। IRDAI ने सारे डिसीजंस कस्टमर के इंटरेस्ट में लिए, सारे बेनिफिट्स कस्टमर्स को दिए जिससे पॉपुलरिटी पॉपुलर है। लेकिन ये बेनिफिट्स भी इंश्योरेंस कंपनियां कस्टमर्स को बताती हैं कि भाई अब तुम्हारे हम पॉलिसी में 12 से बढ़ा के 14 पैरल देंगे, आपको कुछ और कारणों से, जिन कारणों से क्लेम रिजेक्ट होते थे उन कारणों से अब नहीं होंगे। क्योंकि अब जैसे बुश फायर, तो पहले फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर से कोई क्लेम होता था वो रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि ये तो एड ऑन कवर, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कवर होता था, बुश फायर में आता ही नहीं था। अभी ऑटोमेटिक कवर हो गया। इसका बेनिफिट भी इंश्योर्ड को ही मिला ना।
ऐसे एक इम्पैक्ट डेफिनेशन की चेंज कर दी, उसमें एयरक्राफ्ट डैमेज को मर्ज कर दिया, जो कि पहले एक सेपरेट पैरल था। 3 नए पैरल जोड़ दिया, टेररिज्म का, मैलिशियस उसका, अर्थक्वेक का और थेफ्ट का। थेफ्ट फायर की पॉलिसी में कभी कवर नहीं हुई थी, लेकिन 2021 से IRD ने कवर कर दी। लिमिटेशन जरूर रखा कि सिर्फ थेफ्ट होगा तो क्लेम पेबल नहीं होगा, सिर्फ थेफ्ट है तो वो बर्गलरी पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन यह अगर किसी और पैरल से डैमेज हो रहा है और उसके बाद थेफ्ट हो रहा है तो पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक का सारा चोरी का क्लेम भी मिलेगा। कितना बड़ा बेनिफिट दिया गया। और ऑब्वियसली ऐसा होता है, कहीं बाढ़ आई, कोई फैक्ट्री में या कोई इंडस्ट्री में पानी घुस गया, सामान डैमेज हो गया, तो जब तक आप प्रिकॉशन लेते हैं तब तक तो आसपास के लोग आके काफ़ी सामान को उठा ले जाते हैं, या बाहर बह जाता है, चोरी चला जाता है। 2-4 दिन तक तो यही चलता रहता है। कहीं आग लग गई तो भी 2-4 दिन तक तो यही चलता रहता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब वो क्लेम में कैसे शो किया जाता है कि इतना माल जल गया, जबकि हो सकता है उनमें से काफ़ी सामान चोरी चला गया। अब क्योंकि पता है चोरी की रिस्क कवर नहीं होगी, इसलिए बताते नहीं थे। अब चोरी की रिस्क कवर हो जाती है तो बता सकते हैं। और कई बार फोटोज में पकड़ में आ जाती है कि पहले दिन जब फोटोग्राफर सर्वे ने फोटोग्राफ लिए थे तब तो ये सामान नहीं अवेलेबल था। चौथे दिन जब वो इंस्पेक्शन के लिए आया, देख रहा तो वो सामान वहाँ से गायब। इसका मतलब चौथे दिन या तीसरे दिन या दूसरे दिन चोरी होगी। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस होती थी पहले, और इन्हीं वजह से क्लेम खारिज भी करने पड़ते थे या कम हो जाते थे। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। और ये दोनों फैसिलिटी की किसी भी पैरल को अब पॉलिसी में से डिलीट नहीं किया जाएगा। इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉलिसियाँ जो IRD ने इंट्रोड्यूस की हैं ये पूरी इंडस्ट्री में यूनिफॉर्मली अप्लाई की गई हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि इसमें कोई भी कंपनी कोई भी चेंज नहीं करेगी, ऐसे के ऐसे इनको देनी पड़ेगी। कोई टर्म्स नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई क्लॉज नहीं, कोई वर्डिंग कोई चेंज नहीं होगी। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो खाली प्राइसिंग चेंज कीजिए, अगर आप चेंज कर सकते हैं तो खाली एड ऑन कवर चेंज कीजिए, वरना कुछ नहीं चेंज कर सकते। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली। तो IRD ने डिसाइड कर दिया कि कोई RSMD सेट ऑफ पैरल को डिलीट नहीं करेगा या STFI सेट ऑफ पैरल को डिलीट नहीं करेगा, तो कंपनियों के राइट खत्म हो गए, नहीं डिलीट कर सकते। करेंगे तो IRD पेनल्टी लगाए। हाँ, आपने अपना कोई दूसरा मिलता जुलता ऐसी नाम से अगर कोई प्रोडक्ट अप्रूव कराया है जिसमें फायर को कवर किया है, उसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन इन दोनों पॉलिसी में नहीं कर सकते। अब देखिए, पहले फायर टैरिफ के हिसाब से एक पॉलिसी थी, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल टैरिफ पॉलिसी। उसमें जो पैरल कवर्ड थे या इंश्योर्ड थे वो केवल 12 थे। जो इंश्योर्ड पैरल थे वो केवल 12 थे, और जो एडिशनल पैरल्स थे जो कि ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम कवर किए जा सकते थे वो 15 थे। ये देखिए उन 15 की लिस्ट। ये एड ऑन कवर तो एज पर फायर टैरिफ है, यानी कि हर इंश्योरेंस कंपनी पर यही अप्लाई होते थे। अब IRD ने क्या किया, ऑलमोस्ट के 15 के 15 पॉलिसी में बिना एडिशनल प्रीमियम के मर्ज कर दिए गए। किसी में कुछ लिमिटेशन लगा दी, किसी में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन अब इनका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ता। जैसे जो पुरानी रिस्क कवर थी जिनकी लिमिट बहुत कम थी, उनको रिवाइज करके 3% से 5%, 1% से 2% बढ़ा कर दिया गया, जैसे कि इंश्योर को बेनिफिट मिले। यहाँ तो केवल लिमिट बढ़ाई गई क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड थी। आर्किटेक्ट, सर्वेयर, कंसल्टिंग इंजीनियर फी कवर्ड थी, रिमूवल ऑफ डेब्रिज कवर्ड थी, तो यहाँ तो केवल लिमिट बढ़ाई गई।
लेकिन जो एडिशंस, अल्ट्रेशंस और एक्सटेंशन नाम का एड ऑन कवर है, या टेम्पररी रिमूवल ऑफ स्टॉक नाम का एड ऑन कवर है, या स्पेसिफिक कंटेंट्स हैं, स्टार्ट ऑफ एक्सपेंसेस नाम का एड ऑन कवर है, कॉस्ट कंपेयर्ड बाय म्यूनिसिपल रेगुलेशंस नाम का एड ऑन कवर है, ये विद सर्टेन लिमिटेशंस बेसिक या इनबिल्ट पॉलिसी में शामिल कर दिए गए। इनका कोई एडिशनल पेमेंट नहीं लगेगा। स्टॉक एल्ड इंटरेस्ट भी कवर है, प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर भी कवर है, स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस भी कवर है। हाँ, लेकिन स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस के लिए एक लिमिट लगा दी गई कि इतने सम इंश्योर्ड तक तो फ्री है, सम इंश्योर्ड से ज्यादा हो गया तो फिर लोडिंग लग जाएगी। इसके पीछे ऑब्जेक्ट ये था कि छोटी यूनिट्स को सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी में कौन सी यूनिट आएंगी जिनका सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 5 करोड़, यानी कि जो माइक्रो इंडस्ट्रीज, उनको तो फैसले की दो कि अगर आपके गोडाउन मल्टीपल लोकेशंस पर हैं, आप उनको एक ही सम इंश्योर्ड के तहत कवर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। आपको गोडाउन की लोकेशन बतानी है, आपको गोडाउन का सम इंश्योर्ड बताना है, और वो एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएगी। लेकिन अगर सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो क्योंकि सूक्ष्म उद्यम लागू ही नहीं होगी, लघु उद्यम लागू हो जाएगी। लघु उद्यम के केस में आपको फ्लोटर प्रीमियम देना पड़ेगा। तो फ्लोटर का जो बेसिक फंडा है कि मल्टीपल लोकेशंस अंडर वन सम इंश्योर्ड, वो आज भी एप्लीकेबल है। सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी में विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम कवर्ड भी है, लेकिन लघु उद्यम में उसका पैसा लगता है। और सम इंश्योर्ड निकालने का स्टैंडर्ड पैरामीटर बना दिया कि आपकी जितनी भी तरीके की प्रॉपर्टीज हैं सब रीस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस पर इंश्योर होंगे। अब प्रॉपर्टी फायर इंश्योरेंस में तो बहुत सारी होती है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, फर्नीचर पिक्चर एंड फिटिंग्स हैं, ये सब प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इनका जो बीमा करना है वो रीस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस पर कीजिए। स्टॉक का बीमा आप बेशक जैसा स्टॉक का नेचर है वैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का मतलब होता है माल, और माल की पोजीशन टाइम टू टाइम इन यूनिट्स में चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसने रुई मंगा ली, कोई टेक्सटाइल मिल, अब रुई उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, तो लैंडर्ड कॉस्ट पे इंश्योर हो जाएगी। अब उस रुई से धागा काटा गया, वो स्टॉक एंड प्रोसेस में आ गया, तो इनपुट कॉस्ट पे इंश्योरेंस हो जाएगा। फिर उससे थान के थान बन के कंप्लीट निकल आए, वो फिनिश्ड स्टॉक हो गया, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से माल की शक्ल बदलती है, सूरत बदलती है, कॉस्ट लगती है उसमें, उस हिसाब से उसका सम इंश्योर्ड डिसाइड होता है। रिसर्च स्टोर्स वगैरह की जो वैल्यू होती है उसमें भी ये डिस्प्यूट आता है कि भाई इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करें। बुलियन है, अनसेट प्रीशियस स्टोन्स हैं, क्यूरियोज हैं, वर्क ऑफ आर्ट हैं, ये नॉर्मली आपको बड़े बड़े ऑफिस में मिल जाएंगे, लेकिन इनकी वैल्यू उनकी नज़र में बहुत हो सकती है, आपकी नज़र में कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए इनको एग्रीड वैल्यू बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। एग्रीड वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो कि दोनों के बीच में एग्रीड कर ली जाए। तो किस बेसिस पर एग्री करोगे भाई, या तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हो या इनवॉइस हो। लेकिन ये फंडा बहुत क्लियर है कि बिल्डिंग्स का, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स का इंश्योरेंस तो रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही होगा। अब उसके लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि रीस्टेटमेंट वैल्यू है क्या। तो रीस्टेटमेंट वैल्यू के मायने हैं करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। दिस द अमाउंट एट विच द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कैन बी रीस्टेटेड और रिप्लेस्ड बाय ए सिमिलर प्रॉपर्टी विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली इनकी कीमतें बढ़ती है। आपने कोई मशीन 4 साल पहले 1 करोड़ की ली, अब वो 1 करोड़ 10 लाख की हो गई, तो आप उसका कितने का बीमा कराना पसंद करोगे, 1 करोड़ का या 1 करोड़ 10 लाख का?
आपने ऑफिस की बिल्डिंग पहले 3 करोड़ की खरीदी, अब उसकी कीमत 4.5 करोड़ है, तो आप कितने का बीमा लेना पड़ चाहोगे? 3 करोड़ का या उससे भी कम? या आज की करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है। इंश्योरेंस कंपनी तो ये कहती है कि आज की डेट में आपकी जो वैल्यू है, अगर उसका टोटल लॉस भी हो गया तो हम आपको आज की डेट की वैल्यू देंगे, जिससे कि आप उसको खरीद सको, रिप्लेस करा सको, रजिस्ट्रेट करा सको। लेकिन हम तो तभी देंगे ना जब तुम्हारा बीमा पूरा होगा। अब आपने बीमा ही पूरा नहीं कराया है, या यूँ कहें कि आपने 3 करोड़ की जगह बीमा 2 करोड़ का ही लिया है, तो ये तो आपने और अंडर इंश्योरेंस कर दिया, जिस कहते हैं अमाउंट कट जाएगा। कमर्शियल पॉलिसीज में तो अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होता है, एवरेज क्लॉज लग जाता है, तो क्लेम का अमाउंट तो और कम हो जाता है। तो रीस्टेटमेंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस कस्टमर का आप एक बार नुकसान कर दोगे वो कस्टमर आपके पास दोबारा रिन्यूअल के लिए नहीं आएगा। और रीस्टेटमेंट वैल्यू पर बीमा ना करने का नुकसान केवल कस्टमर को झेलना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को तो फायदा होता है। आप जिस बिल्डिंग का 4.5 करोड़ की आज वैल्यू, अगर 3 करोड़ का ही बीमा कर रहे हो, बिल्डिंग मान लिया साइक्लोन से या फ्लड से या फायर से पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई, आपका बीमा 3 करोड़ का ही निकला, तो इंश्योरेंस कंपनी तो उसमें से भी पॉलिसी डिडक्टिबल अप्लाई करके कम करके बीमा दे देगी। और अगर यही बीमा 4.5 करोड़ का होता तो 4.5 करोड़ दे। तो रीस्टेटमेंट से कभी किसी इंश्योर को लॉस नहीं करना चाहिए। बल्कि इंश्योरेंस कंपनी तो ये भी कहती है कि अगर आपने माल के केस में कोई माल बेच दिया है लेकिन कस्टमर को डिलीवर नहीं किया और उसका पहले ही लॉस हो गया है, तो आपने जिस कीमत पे माल बेचा हम वो कीमत देने को तैयार है, उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे। जिस कीमत पे माल बेचा है, चाहे उसकी लागत आपकी आधी लगी, कोई मतलब नहीं, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देंगे जिस प्राइस पे आपने माल बेचा। ये और भी अच्छी बात है। और इंश्योरेंस कंपनी ये भी कहती है कि हम इसी पॉलिसी में आपको 4 और एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, क्योंकि फायर के अलावा है। हम तुम्हारी 50,000 की मनी रिस्क भी एक्स्ट्रा कवर करेंगे, हम तुम्हारा डॉक्यूमेंट की रिस्क भी एक्स्ट्रा 50,000 भी कवर करेंगे, हम आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और डेटा की 5 लाख की रिस्क कवर करेंगे, हम आपके पर्सनल इफेक्ट्स की, चाहे वो एम्प्लॉयज का हो या डायरेक्टर्स का हो या विजिटर्स का हो, 3 लाख रुपए की एक्स्ट्रा रिस्क कवर करेंगे, जो कि मैक्सिमम 20 आदमियों को 15,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इनोवेटिव कवरेज। इनोवेटिव कवरेज जो कि आपकी पॉलिसी में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में दिए जा रहे हैं उसी प्रीमियम पर। अब ये कस्टमर को बताने की चीज़ है ना। कस्टमर को क्या पता है कि आप मेरी पॉलिसी में क्या एक्स्ट्रा रिस्क कवर कर रहे हैं? कस्टमर को तो ये भी नहीं पता कि इस पॉलिसी में क्या क्या पेरिल कवर है। वो तो समझता है फायर की पॉलिसी है तो फायर की रिस्क कवर होगी, उसे थोड़ी पता है कि इसमें 14 पेरिल कवर है। उसे थोड़ी पता है कि आप 4 और इनोवेटिव कवर एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको बिना प्रीमियम के। उसे थोड़ी पता है कि आपने इसमें काफ़ी एड ऑन कवर मर्ज कर रखी। ये तो प्रोफेशनल इंश्योरेंस हो जो बड़े, जो कि रेगुलर्स जिन्होंने अपने इंश्योरेंस ऑफिसर्स रखे हुए हैं, वो जरूर बता सकते हैं। जबकि पॉलिसी तो आम आदमी के लिए भी बनी है, दुकानदार के लिए भी बनी, छोटी यूनिट वाले के लिए भी बनी, कोई भी ले सकता है पॉलिसी। तो बेनिफिट्स बताने बहुत जरूरी होते हैं। और एक अच्छा बेनिफिट ये दिया है आईआरडीए ने कि हालांकि सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न फिक्स कर दिया है रीस्टेटमेंट वैल्यू का, लेकिन अब उस वैल्यू का कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल तो है नहीं कि भाई आपने 3 करोड़ की मकान खरीदा या ऑफिस खरीदा, उसका 4.5 करोड़ हो गया, तो वो 4.5 करोड़ भी हो सकता है, 4.25 करोड़ भी हो सकता है, 4 करोड़ भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके मायने हैं कि प्राइसिंग में वैल्यूएशन 5%, 10%, 15% तक रहेगा, ऑलवेज रहेगा, क्योंकि इससे कोई हार्ड एंड फास्ट पैमाना है नहीं। कौन मेजरमेंट करके देगा? बिल्डर दे देगा, सेलर दे देगा, मार्केट रिपोर्ट बता देगी,
तो सबकी वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो आरडी ने कहा कि 15% तक अगर अंडर इंश्योरेंस है तो हम उसको वेव कर देंगे और वो पॉलिसी में क्लेम में कटेगा नहीं, जिससे इंश्योर्ड का लॉस नहीं। बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट। क्यों? देखिए एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने ऑफिस का 5 करोड़ का बीमा करा लिया और अनफॉर्चुनेटली ऑफिस में आग लग गई, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। अब जब वो 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, आप उसे क्लेम कर रहे हैं, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन भी देंगे। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी चेक करेगी, उसके बाद सर्वेयर डेप्यूट करेगी, सर्वेयर इंस्पेक्शन के लिए आएगा, फोटोग्राफ भी लेगा, आपकी सम इंश्योर्ड भी चेक करेगा, उसका वैल्यूएशन भी देखेगा मार्केट में। और अगर उसे बाई चांस से पता लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 5 करोड़ 50 लाख है और आपने बीमा कराया 5 करोड़ का, तो आपको ये भी कहेगा कि आपका तो अंडर इंश्योरेंस है। आपको ये भी कहेगा कि 1 करोड़ का जो लॉस है आपका वो मिलेगा नहीं, अंडर इंश्योरेंस से 10% कम से कम। तो 10% आपका क्लेम कट जाएगा 1 करोड़ का। अब अगर ये 5 करोड़ 50 लाख की आप पॉलिसी लेते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम और बढ़ता, कुछ हज़ार का, इतना ही फर्क पड़ता। लेकिन आपने नहीं ली 5 करोड़ की ली पैसे प्रीमियम बचाने के लिए। अब आपका 1 करोड़ का क्लेम है और आपका क्लेम कट रहा 10 लाख का, तो कैसा लगेगा? तो इंश्योर को कैसा लगेगा? क्या अब आपके पास दोबारा बीमा कराने के लिए आएगा? तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इंश्योर्ड को ये समझाना पड़ता है कि बीमा कराते समय तुम अंडर इंश्योरेंस मत कराइए। हालांकि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। आप बैंक का चैनल में, आप बैंक जितना फाइनेंस करेगी उतना आपको इंश्योरेंस दिलवा देंगे, और नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में वो अंडर इंश्योरेंस ही रहेगा। तो ये तो प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी और सभी कंपनियों के साथ चलती रहेगी। लेकिन जहाँ आपको ये ऑप्शन मिला हुआ है कि सम इंश्योर्ड बढ़ाया जा सकता है, इंश्योर्ड उसके लिए एग्री है, पूरे कॉस्ट का बीमा कराना चाहता है, तो वो आप पूरी वैल्यू दी। अब इस केस में बाई चांस उसका 1 करोड़ के क्लेम में 10 लाख काट के देते हैं तो इंश्योर्ड के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हाँ, यहाँ आप उसको बचा नहीं सकते। आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई ये देखो, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी है, 5 करोड़ की पॉलिसी है, और भारत सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में IRDAI ने एक प्रोविजन कर रखा है कि 15% तक आपका सम इंश्योर्ड अगर अंडर इंश्योर्ड है तो उसको वेव कर देंगे, यानी कि क्लेम में से कुछ भी नहीं काटेंगे। तो यहाँ तो ये वेव हो गया, आपका डिडक्शन बच गया, इंश्योर्ड को छोड़ दिया। वो इसलिए कि पॉलिसी का प्रोविजन है। ऐसा प्रोविजन स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में तो नहीं है। और उस पॉलिसी में ऐसा क्लेम आ जाता है और वहाँ 10% या 5% भी अंडर इंश्योरेंस होता है तो 5% भी कटेगा। और इसमें भी 15% तक ही वेव है। अगर उससे ज़्यादा हो गया बाई चांस किसी भी सूरत में तो वेव नहीं होगा। ये भी एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लिया आपने किसी फैक्ट्री के लिए पॉलिसी दे दी 4 करोड़ की, इसमें 3 करोड़ का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और 1 करोड़ का उसका स्टॉक है। और उसके यहाँ आग लग गई है, बाढ़ आ गई है, साइक्लोन आ गया, किसी भी तरीके से उसका लॉस हो गया, 50 लाख का लॉस। लेकिन अगर असेसमेंट के टाइम पर, लॉस असेसमेंट के टाइम पर सर्वेयर को ये लगता है कि आपका बीमा अंडर इंश्योर्ड है, क्योंकि आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वैल्यू 3.5 करोड़ है, उसका बीमा 3.5 करोड़ का होना चाहिए था। स्टॉक की वैल्यू 1.5 करोड़ है, उसका बीमा 1.5 करोड़ का होना चाहिए था। टोटल पॉलिसी 5 करोड़ की होना चाहिए थी, आपने 4 करोड़ की ली है। तो आपने तो 80% वैल्यू का ही बीमा कराया, 20% तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और ये जो 20% अंडर इंश्योरेंस है, ये तो क्लेम में से कटेगा ही कटेगा।
किसी सूरत में नहीं बचेगा, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस का वेवर केवल 15% तक है, 15% से ज़्यादा नहीं। अब 20% अगर मान लिया कि कटता है, 50 लाख का क्लेम है तो 10 लाख का लॉस काट के ही होगा। अब फायर की पॉलिसी में एक और खास बात है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट पार्टी का नहीं होता, वो केवल दूसरों के सामान के, दूसरों की प्रॉपर्टी का ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए ड्राई क्लीनर, अब ड्राई क्लीनर की दुकान अपनी है, मशीन अपनी है, फर्नीचर अपना है, लेकिन जो सामान की वो ड्राई क्लीनिंग कर रहा है वो तो सब कस्टमर का है। वो सामान जल गया, कट गया, बाढ़ में बह गया या कोई बर्बाद हो गया तो उसको तो सबको पेमेंट करना पड़ेगा जिसका सामान। दिस इज द स्टॉक विच इज कीपिंग इन ट्रस्ट, दिस इज कॉल्ड स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट। अब इस पॉलिसी में उसको भी अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, क्योंकि स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट का जो एड ऑन कवर था उसको अब इंश्योरेंस पॉलिसी में मर्ज कर दिया गया है और ये रिस्क ऑटोमेटिक कवर होगी। कितना बड़ा बेनिफिट है। तो पॉलिसी में काफ़ी कुछ मेजर चेंजेस किए गए जो कि सारे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में है। सम इंश्योर्ड की लिमिट डिसाइड करेगी कौन सी पॉलिसी देनी है। कंपलसरी एक्सेस दोनों पॉलिसीज के लिए अलग अलग है। स्टार्टअप एक्सपेंसेस की लिमिट दोनों पॉलिसीज के लिए अलग अलग है, 1 लाख और 5 लाख। फ्लोटर कवरेज भी दोनों के लिए अलग अलग है। सूक्ष्म उद्यम में फ्री है, लघु उद्यम में चार्ज है। कंपलसरी मिनिमम प्रीमियम भी अलग अलग है। एक और छूट इस पॉलिसी में ये मिलती है कि अगर इंश्योर्ड को किसी भी दिन ये पता लगता है कि उसका सम इंश्योर्ड पूरा नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देकर के डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम देकर के सम इंश्योर्ड को बढ़ा सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो अपने एडवाइजर के भरोसे रहे या अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के भरोसे रहे। अगर कोई नहीं बता रहा है और उसको उतनी नॉलेज है या उसको समझ आ रहा है, भाई मेरा 5 करोड़ का स्टॉक था, मैंने 4 करोड़ का बीमा कराया, 20% में कहीं लफड़ा नहीं हो जाए तो 20% का और प्रीमियम दे करके कवर करा दें। लेकिन ऐसा हो तभी सकता है जब तक कि उस पर पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं आया। क्लेम आने के बाद तो फिर तो रिन्यूअल पर ही चेंज होगा, उससे पहले नहीं। टेरिज्म के केस में कंपलसरी एक्सेस अलग अलग लिमिट होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि टेरिज्म में एक ऐसी रिस्क है जिसको कि इंश्योरेंस कंपनियां डायरेक्ट डील नहीं करती, उसको टेरिज्म पूल डायरेक्ट डील करता है। अब फायर पॉलिसी के साथ हमारे पास 8 एड ऑन कवर हैं। ये एड ऑन कवर क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। इनकी प्रीमियम रेट डिफरेंट होती है, इनका कवरेज डिफरेंट होता है। कोई भी कंपनी कितने भी एड ऑन कवर IRDA से अप्रूव करा सकती है, लेकिन एड ऑन कवर में रिस्क वही कवर होगी जो कि पॉलिसी की बेसिक कवरेज में कवर नहीं है, इसलिए वो एडिशनल रिस्क है, इसीलिए उसका एडिशनल प्रीमियम। और ये सेल के लिए होते हैं, बेचने भी चाहिए क्योंकि ये नीड बेस्ड होते हैं। कई बार उनको कस्टमर को जरूरत होती है तो लेते हैं, इसको डिमांड भी करते हैं कि साहब ये रिस्क कैसे कवर होगी। आप बता सकते हैं कि इसका हमारे पास एड ऑन कवर है, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के कवर कर देंगे। तो हमारे पास ऐसे 8 एड ऑन कवर: इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन, क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट, लॉस ऑफ रेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट और अनअल्टरेटेड अकोमोडेशन। इसके अलावा एक्सीडेंटल डैमेज कवर, इन्वॉल्वमेंट बेटरमेंट, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन और एस्केलेशन क्लॉज। इसके अलावा फायर की पॉलिसी में एक और चीज़ है कि जब भी फ्लोटर कवर लिया जाए तो लोकेशन का एड्रेस जरूर दीजिए, वैल्यू ऑफ द स्टॉक जरूर बताइए और ये प्रपोजल फॉर्म में दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी, तभी आपको फ्लोटर दिया जाएगा। उसी टाइम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ये पॉलिसी ले कौन सकता है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वही लेगा। और नॉर्मली ओनर रहता है, एंटरप्रेन्योर रहता है। लेकिन
इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। जैसे मान लिया यूनिट सेल कर दी, या यूनिट लीज पे दे दी, या यूनिट किराए पे दे दी, उस केस में इंश्योर बदल जाएगा। सेल कर दी तो पॉलिसी बायर लेगा, लीज पे दे दी तो लेजर लेगा, किराए पर उठा दी तो टेनेंट लेगा। ये डिफरेंस आएगा। एक और चीज है फायर इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन ऑफ सम इंश्योर। नॉर्मली क्या होता है कि फायर की पॉलिसी पे जब भी कोई क्लेम आता है, चाहे किसी भी इंश्योर पहले से क्लेम आए, क्लेम तो सेटल हो जाता है। लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद जितने अमाउंट का क्लेम सेटल हुआ उतने अमाउंट से सम इंश्योर्ड रिड्यूस हो जाता है। 5 करोड़ की पॉलिसी थी, उसमें 1 करोड़ का लॉस हो गया, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, अब सम इंश्योर्ड 4 करोड़ ही रहेगा। और ये समस्या हमेशा रहेगी कि जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस बचा है उसमें भी कोई लॉस आ सकता है, उसमें भी कोई क्लेम हो सकता है। तो वो जो क्लेम आएगा उस वक्त पॉसिबिलिटी ये भी है कि अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हो, अगर वैल्यू पूरी नहीं है। और अगर अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होता है तो लॉस किसको होगा? इंश्योर्ड को होगा, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस क्लॉज तो लगेगा ही लगेगा हर हाल में अगर इंश्योरेंस पूरा नहीं है। इसलिए इसके 2 ऑप्शन कि जैसे ही क्लेम पे हो रहा है उस वक्त सम इंश्योर्ड को रजिस्टर्ड करने के लिए डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे दीजिए, सम इंश्योर्ड को पूरा रजिस्टर्ड करा लीजिए, वैल्यू बहुत बढ़ गई तो और ज़्यादा करवा लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब क्लेम पे हो रहा है तो उसी में से अमाउंट काट करके सम इंश्योर्ड को रजिस्टर्ड करा लीजिए, आपको अलग से पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। दोनों में से चॉइस कस्टमर की होती है, लेकिन क्योंकि कस्टमर को ये चीज़ों को पता नहीं होता इसलिए इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली क्लेम में से ये अमाउंट काट करके और इसको रिस्टोर कर देती है। अब ये जो पॉलिसियां हैं आपके पास, ये सब पैकेज पॉलिसियां हैं और इन सब में फायर इंश्योरेंस का सेक्शन 1 मैंडेटरी है, तो वो तो लेना ही लेना। अब वहाँ पॉलिसी कौन सी लागू होगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि सम इंश्योर्ड कितना है। आज भी आप सूक्ष्म उद्यम का या लघु उद्यम का जो भी प्रपोजल भेजेंगे, ईच एंड एवरी केस उसको अंडरराइटर पहले अपने लेवल पर चेक करेगा, उसका कोट आपको प्रोवाइड कराएगा, फिर कोट पर आपको इंश्योर्ड का अप्रूवल लेना है, देन ओनली द पॉलिसी विल बी इशूड फ्रॉम दी सपोर्ट ऑफिस। क्योंकि भारत गैर अच्छा में ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्रांचेस पॉलिसी इशू कर सकती है, उनको प्रीमियम कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कराया हुआ है। लेकिन सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपको अंडरराइटर को प्रपोजल भेजना ही भेजना है, उसी बेसिस पर क्लेम सर्वे। अब आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन ऑन फायर इंश्योरेंस?